हेलो एवरीवन, कैसे हैं? क्या हाल चाल? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, पढ़ाई में मगन होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GWG क्लासेस यानी गांव वाले गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। इसके पहले का जो पार्ट पढ़े हम लोग उसमें जो क्लास 10th का चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल से पढ़े, उसमें विथ बेसिक यानी बेसिक के साथ पढ़े। आज के सेशन में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का संग्रह लेकर आया हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार 2-3 सालों से कि क्या हो रहा है कि 20 नंबर के विकल्प ही आ रहे हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के। तो उन्हीं विकल्पों को ख्याल में रख के कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, मैं उसका कुछ संग्रह लेकर आया हूँ, जो आप लोग इसको काफी अच्छे से समझेंगे, हम लोग समझेंगे। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कॉपी पे इसको अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, वे हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूपी बोर्ड होता है, कोई भी बोर्ड होता है, उसमें बहुत बच्चों 25 लाख 20 लाख 24 लाख बच्चे एग्जाम में शामिल होते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही टॉप करता है। इसका मुख्य रीजन यह होता है कि उसके पढ़ने का लिखने का सब तरीका अलग होता है। अगर आपको भीड़ से अलग होना है, अच्छा नंबर पाना है, तो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अगर आप खूब पढ़ रहे हैं, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, नियम से नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। आप स्मार्ट तरीके से पढ़िए, तब जाके आपकी सफलता मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पढ़ने का, क्योंकि किताबों में झुके हुए सर कभी झुकते नहीं हैं, वो पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका, जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है, मैं उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपने नोट पे इसको, अपने कॉपी पे इसको नोट करेंगे। पूरा जितना भी पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस जो है आपका, कि बेसिक से लेकर वो सब नोट करेंगे, फिर से इसको भी आप कॉपी पे नोट करेंगे, ताकि आपको हेल्प मिलेगा आगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें यह है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या में आपको जो इसका बेसिक वीडियो था उसमें बता चुका हूं। केवल संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, या जो कड़ी में से बाहर निकल पाती है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो पहला विकल्प है 36/64 यानी कड़ी में है, तो 36 का भी वर्गमूल होता है 6, 64 का वर्गमूल होता है कितना? 8, यानी कड़ी से बाहर हो, इसका मान है कितना? इसका मान आएगा 6/8। ये परिमेय संख्या है। दूसरा विकल्प दिया है कितना? 1/81, 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 81 का वर्गमूल होता है 9। 9 कड़ी से यानी 81 कड़ी से बाहर मान कितना आएगा? 9 आएगा, यानी ये आएगा 1/9 आएगा, क्योंकि ये भी आपका परिमेय है। ये देखते हैं लास्ट चौथा विकल्प है कि -9 करड़ी में 49 है, और करड़ी में 49 का वैल्यू होता है 7, 7×7 = 49। इसका मान आएगा कि -9/7 आएगा, क्योंकि ये तीनों आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी। बचा आपका तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प को करते हैं गोला करते हैं, ये तीसरा विकल्प का सही है, क्योंकि 3/5 करड़ी में इसका मान ये करड़ी से बाहर नहीं हो पाए, इसका वर्गमूल नहीं आएगा, इसलिए कहा जाएगा कि विकल्प 3 आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में पाई/2 क्या है? इसमें भी हम बता चुके हैं जो पाई होता है वो पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई का एक लगभग में मान होता है 22/7, वह मान जो 22/7 है वह आपका परिमेय होता है। फिर से इसी का जो मान आता है दशमलव वाला, वह आपका अपरिमेय होता है। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में पाई/2 क्या है? तो पाई/2 आपका अपरिमेय संख्या क्या है? पहला विकल्प है आपका परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। दूसरा अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें क्या होगा? आपका हमारा जो विकल्प सही होगा वह दूसरा होगा, कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा पाई/2 अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न ये है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? प्रश्न ये है, ध्यान सुनिएगा, कि दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब क्रम से आने वाली कोई दो सम संख्या लेंगे, उसका एचसीएफ यानी उसका मौसा कितना होता है? तो कोई भी दो क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वह हमेशा 2 होता है। जैसे इसको चेक कर लेते हैं, हम लेते हैं कि 4 संख्या लेते हैं, 4 एक 4 का जस्ट बाद आता है 5, लेकिन 5 आपका क्या सम संख्या नहीं है, तो उसके बाद आता है 6, तो 4 और 6 दोनों कहलाएगा क्रमिक सम संख्या। क्या कहलाएगा? क्रमिक सम संख्या, क्योंकि 4 के बाद जो दूसरी सम संख्या होती है वह क्या होती है? 6 होती है। ये दोनों क्रमिक सम संख्या कहलाएंगी। इसका एचसीएफ निकाल के चेक करते हैं। 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 ×
2 आएगा, 6 का करेंगे तो 6 का गुणनखंड आता है कि 2 गुणे 3। अब एचसीएफ में करते क्या है, तो एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लेते हैं। दोनों में कॉमन आपका कितना है, 2 है, जिसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो ये किसी भी संख्या के लिए लागू होगा कि कोई भी दो क्रमिक सम संख्या लेंगे तो उसका जो एचसीएफ होता है वह ऑलरेडी 2 होता है। इसमें विकल्प 2 है आपका, दूसरा विकल्प है, ये आपका सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो चौथा क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो तो या तो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं, वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। और जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं की मौसों की बात करते हैं यानी एचसीएफ की बात करते हैं तो हमेशा होता है कितना, 1 होता है। यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा ऑलरेडी 1 होगा। और जब उसकी लॉसों की बात करेगा तो लॉसा होता है उनके गुणनफल के बराबर। ठीक, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं एक कहीं है कि नहीं, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, एक है। हमारे एक का हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा। इसकी पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। प्रश्न यह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर बनता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें ऑप्शन हमारा होगा चौथा, अनंत। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। तो छठवां प्रश्न ये कहता है कि भाग लेमा यानी हम लोग पढ़े हैं इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। जैसे हम यहाँ पे की संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिए संख्या है 11। 11 में भाग करना कितना, 2 से। तो भाग कितनी बार हो जाएगा, 2 पचे 10, शेष बचा 1। तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। इसको दर्शाते हैं b से। ठीक, जितनी बार में भाग जाता है उसे कहते हैं भागफल। इसको दर्शाते हैं q से, दर्शाते हैं q से। और जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर, यानी दर्शाते हैं r से। शेषफल दर्शाएंगे किससे, r से। और जिसमें भाग करते हैं, भाग किसमें करना है, 11 में, ये कहलाएगा आपका क्या, भाज्य। क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। इसको दर्शाते हैं किससे, a से। यही प्रमेय है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि भाग लेमा में, ठीक, a बराबर बी क्यू प्लस आर में r 0 होगा जब, यानी शेषफल की संभावना 0 कब होती है, तो जब हमारा जो भाजक होता है यानी b होता है वह भाज्य यानी a को पूर्णतः विभाजित कर देगा तो वहां शेषफल 0 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 11 न लेके 10 लेते तो 2 पचे 10, पूरा पूरा कट जाता, शेषफल आता कब, 0। तो ये 0 कब आया है शेषफल r, तो जब तभी आया है कि जब क्या किया है कि जो हमारा भाजक b है वह a को पूर्णतः विभाजित कर दिया है तब। इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि b a को विभाजित करे, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी b यहाँ क्या किया है, a को पूर्णतः विभाजित कर दिया है तो शेषफल 0 आ गया है। तो जब b यानी भाजक जब भाज्य को पूर्णतः विभाजित कर देगा उस केस में आपका जो शेषफल होती है वह 0 होता है। विकल्प ये सही होता है। सातवें प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 15 और एलसीएम कितना है, 30 है। यानी दो संख्या कोई है, बताना कौन संख्या है, वो संख्या हमको ज्ञात करना है। उन संख्याओं का जो एचसीएफ है 15 है और एलसीएम कितना है, 30 है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इसमें इसका थ्योरी, इसका फार्मूला होता है कि एचसीएफ क्या होता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब a हो जाएगा पहली संख्या, b हो जाएगा दूसरी संख्या, यानी ये संख्याओं का गुणनफल। हमारा मान निकलना है, क्या मान यही निकलना है कि a इंटू बी का इसमें मान निकलना है। तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से हमारा एलसीएम कितना है, तो एलसीएम दिया है कितना, 30 दिया है। एचसीएफ एलसीएम 30 है और एलसीएम कितना है, एलसीएम 30 और एचसीएफ है 15। तो एचसीएफ हमारा 15 है तो 15 गुणे एलसीएम आ गया 30, 30 कर देंगे बराबर ए बी। अब देखते हैं यहाँ से 15 तिया 45, 450, यानी ए बी का मान, यानी ए बी का मतलब संख्याओं का गुणनफल आ गया 450। ऑप्शन में 450 कहीं है, यानी पहला ऑप्शन है 450, ये सही हो जाएगा। तब तक काफी अच्छे से इसको समझे, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तब तक वीडियो को आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगला सवाल इसके देखते हैं।
हाँ तो बच्चों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला सीरीज है प्रश्न नंबर 8वां यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8वां ये कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। प्रश्न क्या कर रहा है, इस तरह के सवाल आपसे जब हम लोग पढ़ते हैं, समीकरण पूछते हैं, समीकरण बनाते हैं, उसमें ज्यादा देता है कि प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग, उस तरह का सवाल पूछता है। इसमें प्रश्न ये कह रहा है ना कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कैसा पूर्णांक होगा, समपूर्णांक। सम क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा कट जाए। तो समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि यह 2n+1 रूप का होता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कि 2n रूप का होता है, यानी ये हमारा आंसर सही हो जाएगा कि किसी संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होता है, गुणनफल होता है, वह हमारा समपूर्णांक होता है। इसका जो विकल्प दूसरा बनता है कि यह 2n रूप का होता है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं कि ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि HCF ऑफ ए एंड बी बराबर है। प्रश्न ये कह रहा है कि ए संख्या ए और बी है, तो ए और बी सहअभाज्य संख्या कब कहलाएगा, यानी सहअभाज्य संख्या कहलाता है यदि इसका HCF कितना हो। तो इसको समझ लेते हैं, यहाँ सहअभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं कि सहअभाज्य संख्या, ध्यान दो बच्चों, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होती है वे दो संख्याएं, क्या बोले हैं कि वे दो संख्याएं जिनमें सार्वगुणनखंड एक हो। सार्वगुणनखंड का मतलब कि जिन संख्याओं, इसमें क्या हो जाएगा, किसका HCF की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, HCF, कि वे संख्याएं जिनमें सार्वगुणनखंड क्या हो, एक हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। कोई भी क्रमागत सम संख्याएं जो होती हैं वह सब के सब सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वह कितना होता है, तो 1 होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 3 लेते हैं और क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, ये क्रमागत संख्या है। पहचानने का तरीका बता दे रहा है कि कोई भी क्रमागत संख्या जो होती है वो आपकी सहअभाज्य संख्या होती है। 12-13 ले लिए, 12-13 क्रमागत संख्याएं होती हैं, ये आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। इसका जो HCF होगा वह ऑलरेडी 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। वैसे भी ऐसे दूसरे, मान लीजिए कोई संख्या आता है वो क्रमागत नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे, तो उन संख्याओं का हम निकालेंगे HCF, और HCF यदि 1 आता है तो वह संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्या। क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें देखते हैं, इसका HCF निकालेंगे तो जो सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वह होता है 1। क्या होता है, HCF होता है 1। ठीक, HCF बराबर 1, इसमें निकाल के चेक भी कर लेंगे। 3 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 3 होगा, और 4 का जो गुणनखंड होगा कितना होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 होगा। इसमें कॉमन हमारा क्या बनता है, 1 बनता है, यानी इसका HCF निकल के आया कितना, 1 आ गया। और जिनका HCF 1 होता है वह संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। इसमें हमारा विकल्प रहेगा कौन, देखते हैं किसमें प्रश्न था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि इसका HCF कितना हो। अभी जस्ट हम बताए हैं कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती है उनका HCF हमेशा 1 होता है। इसमें विकल्प देखते हैं कौन है, यानी विकल्प 2 है। विकल्प 2 दिया है, किसमें कितना होगा, 1। हमारा ये विकल्प 2 सही हो जाएगा। इसका 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न ये दिया है, एक संख्या दिया है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात होता है। संख्या दिया है और पूछ रहा है कि एक संख्या है 1440, उसमें 2 का अधिकतम कितना घात संभव है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जब भी इस प्रकार का सवाल आए, प्रश्न आए, तो उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसमें देखते हैं कि 2 क बार आया है वही उसका घात हो जाता है। तो 1440 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 1440, ठीक है, संख्या है 1440। सबसे पहले छोटी संख्याओं से काटते हैं, तो ये इसका इकाई का अंक है 0, यानी ये सम संख्या, यानी ये 2 से कट जाएगा। तो ये 2 7 14, 2 दूनी 4, 0 यानी 7 से 20 में कट जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 3 6, 1 बचा हासिल, 12 हुआ, 2 छके 12, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकने 2, 1 हासिल बचा, 16 के बाद 2 बटे 16, 0 कट जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा ये 2 9 18, यानी 90 बार में ये कट जाएगा 180। फिर 2 से कटेगा ये 2 चौको 8, हासिल बचा 1 हुआ 10, 2 बचे 10। अब ये संख्या कटेगा 3 से, तो 3 3 एकने 3, और 3 बचे 15। फिर कटेगा ये 3 से, 3 बचे 15,
अब ये कटेगा 5 से, 5 के नहीं 5। हमारा सवाल ये था कि 1440 में 2 का अधिकतम कितना घात होगा। इसको लिखेंगे, देखते हैं 2 बार कब बार आया है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 2 आया है 5 बार। कितना आया है? 2 आया है 5 बार, तो 2 पे घात 5 लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5। तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा कि 2 का घात कितना है, तो 2 का घात है 5। देखते हैं विकल्प में 5 है कि नहीं। तो इसका तीसरा विकल्प होता है सही, इसको ट्रिक करते हैं। तो ये तीसरा विकल्प हम लोग ला करते हैं, इसका विकल्प कितना है? 5 है, यानी 2 पे एकदम घात कितना है? 5। ये 5 सही होता है। अगर इसमें इस प्रकार पूछ दिया होता कि 1440 में 3 का अधिकतम घात कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 कई बार आया है, तो 3 आया है 2 बार, तो 3 पे घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न हमारा है 11वां है। ये कह रहा है एक संख्या दिया है, दशमलव में दिया है कि 2.1121122, यानी ये कट नहीं रहा है। पहली बात, जब ये कट नहीं रहा है, बार बार संख्या आ रहा है, तो जब कटता नहीं है तो उसे कहते हैं अशांत। उसमें भी एक कैटेगरी होती है आवर्ती और अनावर्ती की। जब कोई खास अंक की पुनरावृत्ति होती है निश्चित अंकों की, तो उसे कहते हैं आवर्ती। इसमें किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आप सोचेंगे कि इसमें 1 2 खाली आ रहा है, तो 1 2 नहीं आ रहा है। इसमें देखें, यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 बार 1 आया है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यानी इसमें किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यह कहलाएगा अशांत। पहली बात तो अशांत कराएगा आपको, दूसरी बात ये किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये कहलाएगा आपका अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती जिसका दशमलव प्रसार होता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। हम इसको बेहतर से बताए थे कि अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका विकल्प हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी अपरिमेय संख्या। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12वां है, और इस क्वेश्चन सीरीज का विकल्पी सीरीज का अंतिम प्रश्न ये है। देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पहला देखते हैं कि करड़ी में 3, ये करड़ी से बाहर होगा नहीं आपका, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है, ये विकल्प काटते हैं। दूसरे विकल्प इसमें ये देखिए, अगर इसको थोड़ा सा गौर से नहीं देखेंगे तो आप इसमें से तुरंत आप आंसर मांग, क्या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा। विकल्प सामने है, उसको देखिए ध्यान से। इसमें जो है ना कि ऊपर दिया है कि 2 इंटू करली में 2, यानी 2 गुना करली में 2 और बटा करली में 2। यहां से ये क्या होगा कि करली अंश में भी सेम, जब अंश और हर में सेम संख्या रहता है तो कट जाता है। ये करली में 2 से करली में 2 का कट जाएगा, इसके बचे कितना, तो यहाँ बचेगा केवल 2 बचेगा, और 2 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। इसमें विकल्प हमारा सही होता है क्या, विकल्प नंबर 2, यानी ये सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, बचा क्या, केवल 2 बचेगा, और 2 आपका परिमेय संख्या होता है। तो इतना ये था हमारा जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज था, विकल्पी का, ये हम लोग हल किए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको आप पहले नोट पे लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर अगले मिलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, इसमें अगले एक अच्छे मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक मजेदार टॉपिक के साथ।